ये तीन ऊर्जाएं हर किसी जीव के शरीर में, हर किसी वनस्पति के शरीर में और हर वनस्पति से निकलने वाले फूल, फल और सब्जियों में होता है। और इसकी जो एक विशेषता है वो विशेषता ये है कि जैसे मैं एक कद्दू को अगर ले लूं, एक लौकी के सब्जी को ले लूं, तो लौकी का जो आवरण है, इस आवरण में जितने भी सेल्स हैं और प्रत्येक सेल्स में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका नामकरण जो है हमारे शास्त्रों ने शिव ऊर्जा के रूप में किया है। लेकिन वहीं उस लौकी के गुदा के सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो ऊर्जा कण है, वह विष्णु ऊर्जा है। और बीजों में जो घूमने वाला है वो ब्रह्म ऊर्जा है। और तीनों का काम अलग अलग है। शिव ऊर्जा का काम है कि उस आकृति को बचा करके रखना, धूप से बचा के रखना, वर्षा ऋतु से बचा करके रखना और उस फल या सब्जी के ऊपर बाहरी आक्रमण से उसको बचा करके रखना। और जो विष्णु ऊर्जा है उसका काम है अंदर के गुदा की आकृति को बढ़ा देना। और ब्रह्म ऊर्जा का काम है उसमें बीज की संख्या को बढ़ा करके रखना। और यही चीज हमारे शरीर में भी होता है। हमारा जो ये शरीर है भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, ये 8 चीजों का कंपोजिशन है। और बहुत गहरे शास्त्र में आप जाओगे तो 9 वस्तुओं का कंपोजिशन है। वस्तु भी कह सकते, वस्तु नहीं भी कह सकते। 5 चीजों का नाम आप सभी जानते हो कि क्षितिजल पावक गगन शरीर पंचरत्न या बना शरीर। यह जो शरीर है वो 5 कंपाउंड एलिमेंट का बना हुआ है, जिसमें सॉइल एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट तक तो हम जानते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे तो हमारे शरीर में इस 5 एलिमेंट के साथ साथ 3 ऊर्जाएं हैं। ब्रह्म ऊर्जा है, विष्णु ऊर्जा है और शिव ऊर्जा है। शिव ऊर्जा का काम है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी शरीर पर जो बाहरी आक्रमण है, मौसम का आक्रमण है, मौसम में अग्नि का आक्रमण है, वायु का आक्रमण है, परजीवियों का आक्रमण है, यानी वायरस का जो आक्रमण है, उससे शरीर को बचा करके रखना। और हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग हैं, इनर ऑर्गन्स है, ये सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए विष्णु ऊर्जा है। और हमारे शरीर में चेतना, संवेदना, करुणा, दया का जो भाव है वो बराबर संतुलन अवस्था में रहे, उसके लिए ब्रह्म ऊर्जा है। और ऐसी ही चीजें किसी भी फल के शरीर में और किसी भी सब्जियों के शरीर में, यहाँ तक कि वनस्पतियों के शरीर में है। तो जो हमारी समझ उसमें से बनी कि यदि हम एक लौकी के पौधे में एक ऐसा प्रयोग करें कि जिस प्रयोग से उस लौकी का शिव ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा विष्णु ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? तो रिजल्ट यही मिलता है कि ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा को यदि हम विष्णु ऊर्जा में ट्रांसफर करें तो विष्णु ऊर्जा वाला जो पार्ट है वो बड़ा हो सकता है, विस्तार हो सकता है और उसकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन उसमें शिव ऊर्जा की कमी हो जाएगी और ब्रह्म ऊर्जा की कमी होगी। ब्रह्म ऊर्जा की कमी हुई तब वो फल फूल नपुंसक बनेगा, और शिव ऊर्जा की कमी हो गई तब उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम जाएगी। और लगभग ऐसा ही एनर्जी लेवल पर प्रयोग जो है आधुनिक वैज्ञानिकों ने करके हाइब्रिडिंग किया है, जो मूलतः नपुंसक है। अब है एक प्रश्न उठता है कि जी नपुंसक है, नपुंसक चीजें हम खा रहे हैं, नपुंसक सब्जियां खा रहे हैं, नपुंसक फल खा रहे हैं, नपुंसक अनाज खा रहे हैं, तो खाने दो ना, पेट तो भर रहा है, बिल्कुल पेट भर रहा है। लेकिन एक प्रयोग के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मात्र पेट भरने के लिए प्रकृति ने हमारा शरीर नहीं दिया है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर का आभूषण है चेतना, संवेदना, करुणा, दया, है ना, खुशी रहना, दुखी रहना, ये सब हमारे जीवन का श्रृंगार है। ये सारे श्रृंगार छीन लिए जाते हैं, सारा श्रृंगार जीवन से चला जाता है। इसका एक सशक्त उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। आज से 30 साल पहले जब मैं भारत घूमता था
राजू भाई के कहने से बहुत सारा भारत घूमा, विशेषकर ट्रेनों से घूमा। उस समय हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी हमारे देश में। तो ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च के महीने से लेकर के जुलाई के महीने तक मैं ट्रेन में सफर करते हुए किसी भी प्लेटफार्म पर उतरता था तो पानी का प्याऊ मिलता था। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो चौराहे पर प्याऊ मिलता था। और मैं देखता था अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी जो है घंटा 2 घंटा वहां पर लोगों को प्यासे को पानी पिलाने का पुण्य का कार्य कर रहे थे। जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ जिनसे मैंने पूछा कि आप तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको क्या जरूरत है, 4 नौकर लगा करके पानी पिलवा सकते थे, आप क्यों गद्दी छोड़ करके प्याऊ पे बैठते हो घंटों घंटों तक। तो उन्होंने कहा वो बात छोड़ दो। फिर मैंने जब जिद किया तो उन्होंने कहा कि पानी पिलाना मनुष्य जीवन का सबसे पुण्य का कार्य है और पुण्य मैं नौकरों के भरोसे नहीं खुद कमाना चाहता हूं। तो इतनी बड़ी आस्था जल के साथ जुड़ी हुई थी हमारे देश में। और जब मुझे कभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाने का मौका मिला तो वहां तो अद्भुत दृश्य देखा कि प्याऊ में पानी की जगह पर शरबत पिलाते थे हमारे शिक्षक भाई। शरबत पिलाने की परंपरा रही इस देश में। मेरा बहुत सारा प्रवास उस समय जो है झारखंड में हुआ और उन गांवों में प्रवास करते हुए जब मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर पर थोड़ा सा दोपहर के विश्राम के लिए रुका और पानी मांगा तो पानी नहीं मिला, पानी के साथ गुड़ मिला। इतनी ऊंची परंपरा आपके यहाँ भी रही होगी, इतनी ऊंची परंपरा जिस देश में कि पानी पिलाना जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे पुण्य का कार्य है। इसी देश में देखते देखते मेरी आंखों के सामने सारे प्याऊ बंद हो गए और बोतल बंद पानी आ गया। और मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में देखा है कि आज तक इस देश में फ्री का पानी, प्याऊ का पानी जो हर व्यक्ति के लिए बराबर क्वालिटी में उपलब्ध होता था, यह बोतल बंद हो गया और 100-150 रुपए लीटर तक आप आज तक बिक रहा है। किसी ने आंदोलन नहीं किया कि भगवान का दिया हुआ फ्री का पानी जिस पर सभी का एकाधिकार होना चाहिए, ये बाजार की वस्तु नहीं बननी चाहिए। इस देश में एक बार भी आंदोलन नहीं हुआ, इस देश में एक बार भी भूख हड़ताल नहीं हुआ, इस देश में किसी ने इसके खिलाफ झंडा नहीं गाड़ा। मैंने इसका अध्ययन किया कि क्यों जिस देश में आलू के भाव बढ़ने पर आंदोलन हो जाता है, जिस देश में टमाटर के भाव बढ़ने पर आंदोलन हो जाता है, जिस देश में प्याज का भाव बढ़ने से आंदोलन हो जाता है, उस देश में पानी बिक रहा है 100 रुपए 150 रुपए लीटर। आज तक आंदोलन क्यों नहीं हुआ? किसी के मस्तिष्क में आंदोलन करने की भावना क्यों नहीं आई? जब मैंने इस पर अध्ययन किया और सब आंकड़े इकट्ठे किए तो स्पष्ट आता है कि पानी बाजार की वस्तु बने इससे 20 साल पहले हम भारतीयों को हाइब्रिड खिलाकर हमारी चेतना को मार दिया। और जब हमारी चेतना मर गई तो सरकार का कानून सर पे है, कोई आंदोलन नहीं कर सकता है। आंदोलन करने की भावना, अपने अधिकार के खिलाफ खड़े होने की भावना खत्म हो जाती है। और यहीं पर मुझे अंदेशा लगता है कि हाइब्रिडिंग के प्रचार में सरकार की शायद सहमति इसी कारण से है क्योंकि सरकारें भी नहीं चाहती, कोई भी सरकार होने दो, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके समय में पब्लिक आंदोलन करे किसी वस्तु के लिए। शांतिपूर्वक 5 साल सरकार चलनी चाहिए, ये सबकी मंशा होती है। और ये मंशा तभी पूरी हो सकती है जब पूरे भारत के लोगों को हाइब्रिड खिला करके उनकी चेतना को मार दिया जाए। तो जब से ये चीजें समझ में आई तब से मैं पूरे भारत में घूम घूम करके प्रचार करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि अपने वंश को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों की चेतना बचानी है तो आपको हाइब्रिड से ऊपर उठना पड़ेगा। हाइब्रिड के इस मोह जाल से बाहर निकलना पड़ेगा और हमारे देश के जो पारंपरिक बीज रहे हैं इन बीजों का संरक्षण भी करना पड़ेगा और इनकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। और किसी भी कंडीशंस में ये हाई यील्ड नहीं है, इसको मैंने अपने खेतों में प्रमाणित करके देख लिया है। और आपका कभी मन करे
तो मैं कांचीपुरम में रहता हूँ, वहाँ पर 20 एकड़ में मैं कृषि का कार्य करता हूँ और लापरवाही से करता हूँ, लापरवाही से। हाँ, क्योंकि एक वर्ष के 365 दिन में 150 से 200 दिन तो मैं प्रवास पर रहता हूँ अपनी खेती छोड़कर, और मेरी खेती में कोई सुपरवाइजर नहीं है। इसलिए लापरवाही से भी खेती करते हुए हमारी कृषि व्यवस्था कभी नुकसान में नहीं जाती। कभी तेज बारिश हो या कभी सूखा हो, जैसे हमारे यहाँ कांचीपुरम में पहले भी बताया 4 साल में 1 साल अकाल होता है हमारे यहाँ, रेनफॉल सबसे कम जाता है प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। उस समय भी हमारी पूंजी तो कभी नहीं डूबी आज तक। तो ये जो आधार है, इस आधार पर मैं सभी को कहूँगा, और विशेष करके जो यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, आप सभी को मैं कहूँगा, यहाँ जो वैज्ञानिक टीम जो है उन सबको कहूँगा कि जो अपने पारंपरिक बीज हैं, जो बीज लुप्त हो गए, नष्ट हो गए, यदि कहीं बचा हुआ है तब उसकी संरक्षा सुरक्षा पर आपको काम करना चाहिए। और हमारे पारंपरिक बीज जितना ज़्यादा यील्ड दे सकते हैं, हाइब्रिड की कतई ताकत बिल्कुल